FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है बेसिकली स्क्रिबर से। एंड आई एम सर अबील अहमद। मैं आपको स्क्रिबर के बिहाफ पे अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ FR सितंबर 23 के लिए। थोड़ा सा सबसे पहले आपको सिलेबस से रिलेटेड बताते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, और हमारे किस तरह से हम आपको ये लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। देखिए, FR की अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो बेसिकली FR का जो पेपर है वो आपको एक फाउंडेशन देता है SBR के लिए, क्योंकि SBR एक एडवांस पेपर है, प्रोफेशनल लेवल का पेपर है। अगर आपने FR बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको SBR में एक एज मिल जाता है। अच्छा, FR के एंटायर सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें ऑफ कोर्स आपको ISS मिलेंगे। तो इसमें बेसिकली ISS जो हमारे सिलेबस में मौजूद है वो सारे हम देख रहे होंगे, प्लस सारे के सारे IFRS जो सिलेबस में मौजूद है उनकी पूरी लिस्ट आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होता है उसमें सारी लिस्ट आपको मिल जाती है। राइट नाउ तो बेसिकली कुछ मेन पॉइंट्स बताने हैं, प्लस आपको बताना है कि यार हमारा टीचिंग पैटर्न क्या होगा, किस तरह से सिलेबस लेके चलते हैं हम। तो सारे के सारे IASS ऑफ कोर्स जो FR के अंदर है, कुछ ऐसे IASS हैं, कुछ ऐसे IFRS हैं जो SBR में है, यहाँ नहीं है। जैसे IAS 19 है, वो आपको सिर्फ SBR में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। अगर मैं IFRS की बात करूं तो मिसाल के तौर पे IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, वो SBR में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो यहाँ भी है और SBR में भी है, लेकिन ऑफ कोर्स FR के लेवल पे जो आपसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है उसकी डेप्थ काफी कम है। सो सबसे पहले हम ISS एंड IFRS को कवर करते हैं जो FR के सिलेबस में बस मौजूद है, देन ऑब्वियसली विल गो फॉर कंसोलिडेशन। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, इसमें जो चेंजेस आई हैं तो आपको जो IFRS 15 मिलेगा बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा विद द चेंजेस। सिमिलरली कंसोलिडेशन को लेके जो एसोसिएट के अंदर चेंजेस आई आपको अगेन एक अपडेटेड कंसोलिडेशन मिलेगी विद द चेंज इन एसोसिएट एज वेल। तो सिलेबस के अंदर तो नहीं कह सकते IAS या IFRS के अंदर जो चेंज आया है आपको बिल्कुल अपडेटेड चीजें मिलेंगी, उसकी आप फिक्र ना करें। ठीक है जी। कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट एरिया, एंड देन ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। कंसोलिडेशन में आपको ये सारी कैलकुलेशन मिलेगी। अगर पेरेंट अपनी कुछ होल्डिंग सबस्ट्रीम में सेल करता है तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एरिया बिल्कुल आप देखेंगे। अगर हमारी दो सब्सिडीज हों तो उसकी किस तरह की कंसोलिडेशन हो सकती है, किस तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जो भी बेटा IAS पढ़ेंगे, जो भी IFRS पढ़ेंगे, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं। जीरो मीन जीरो, कीपिंग इन माइंड के स्टूडेंट के पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसे बेसिकली जो हमारा एग्जामिनेशन लेवल है बेसिकली उससे भी थोड़ा आगे लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास समझे एग्जामिनेशन लेवल से थोड़ी ज्यादा नॉलेज है तो उसका आपको एज ही होगा इंशाल्लाह, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, डेफिनेटली एडवांटेज तो है। अच्छा जी, फिर हमारा जो फोकस होता है बहुत ज्यादा कैपलान की किट पे बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि बाज बच्चे किट का पूछ रहे होते हैं तो किट कैपलान की किट पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है, एंड ऑब्वियसली अपडेटेड कैपलान किट, ताकि एसोसिएट से रिलेटेड जो चेंज आया है वो आपको पता हो, IFRS 15 में जो चेंज आया है वो आपको पता हो। अब हम जो स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, पहले हम ISS को कवर कर रहे होते हैं, IFRS को, एंड देन ऑब्वियसली विल गो फॉर कंसोलिडेशन। ISS में बेसिकली मैं आपको जो सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न अपना बताना चाह रहा हूँ, एज ए मेंशन कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे एंड देन ऑब्वियसली जो हमारा लेवल है उससे हम काफी आगे चलते हैं। हमारा जो पहला IAS है जहां से हम बेसिकली अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली IAS 33, अर्निंग पर शेयर, EPS। अब अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में हम हल्का सा IAS 33 स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि वे ऑफ टीचिंग क्या है क्या नहीं है, तो उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह।
देखिए ईपीएस की अगर हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, द फर्स्ट थिंग इज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईपीएस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी बातें आगे आएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर की जब हम बात करते हैं तो ईपीएस को हाउ डू वी कैलकुलेट। बहुत सिंपल है जी इसका फॉर्मूला। आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, माइनस करेंगे आप प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और माइनस किया जाता है एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसे बेटा हम डिवाइड कर देते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं एनसीआई डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। अब यहाँ पे ना जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना है एनसीआई से रिलेटेड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड। एक हल्का सा आइडिया, अगर पेरेंट की 70% होल्डिंग है मान लेते हैं सब्सिडरी में, सब्सिडरी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें पेरेंट की होल्डिंग मोर देन 50% हो। अज्यूमिंग अगर पेरेंट की होल्डिंग 70% है तो हम कहेंगे एनसीआई की होल्डिंग 30% है। एनसीआई क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये वो होल्डिंग है सब्सिडी की जिसको पेरेंट ओन नहीं करता, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर पेरेंट की होल्डिंग मान लेते हैं कि 80% है, बेटा अगर पेरेंट की होल्डिंग 80% है इसका मतलब एनसीआई की होल्डिंग 20% है। अब इसमें एक चीज सीख लें, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का इशू सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगा व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ईपीएस फॉर द ग्रुप। रिपीट, ईपीएस के फॉर्मूले में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट comes into the action only when we are calculating EPS for the entire group. नॉर्मली एफआर में वो आपको ग्रुप के लिए एनसीआई ग्रुप के लिए ईपीएस कैलकुलेट करने का नहीं कहता, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चंस में नॉर्मली एनसीआई नजर नहीं आता। बट द कॉन्सेप्ट इज इफ यू आर कैलकुलेटिंग ईपीएस फॉर द ग्रुप ओनली देन एनसीआई कम्स इनटू एक्शन। तो ये एक हल्का सा कॉन्सेप्ट हो गया यार कि एनसीआई कब हमें लेना है यहाँ पे। अब ऑब्वियसली जब आप कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो बहुत तमीज से और ये क्लियर होगा। अब बेटा बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड की। लेट्स टॉक ऑन दिस प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिए बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब बेटा अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स की, लॉजिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक को हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और बेटा दूसरे को हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। एक को हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं और दूसरे को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब समझना प्लीज। लुक एट द नेम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा रिडीमेबल का मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन बाउंड है अपने शेयर्स को बाय बैक करने के लिए। यानी कि आज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं, हो सकता है उस पर एग्जाम कंपनी ये कहे कि हम 2 साल के बाद आपसे बाय बैक कर लेंगे, 3 साल के बाद बाय बैक कर लेंगे। रिडीमेबल मींस ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू बाय बैक। अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर बाउंड टू बाय बैक है प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम रिडीमेबल को लायबिलिटी कहेंगे, और लॉजिकली ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है कंपनी के लिए। अगर रिडीमेबल, क्योंकि नाम ही देखें क्या है रिडीमेबल, आज कंपनी आपसे पैसा लेती है, आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देती है, फ्यूचर में कंपनी करेगी क्या? आपका पैसा आपको वापस करेगी और अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपसे वापस ले लेगी। स्टेप 1, आपने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए। फ्यूचर में आपने प्रेफरेंस शेयर्स वापस किए, कंपनी ने आपको पेमेंट वापस कर दी।
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप कंपनी को वापस कर सकते हैं, हम कहते हैं ये एक लायबिलिटी है। और लॉजिकली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जो आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब लायबिलिटी पे ऑफ कोर्स डिविडेंड नहीं दिया जाता, लायबिलिटी पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इसका मतलब है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे तो हम ऑलरेडी अगर हैं इंटरेस्ट दे चुके होंगे, और इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले पहले माइनस हो चुका होगा। इट मींस यहां से जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है, इट हैज नो लिंक, नो कनेक्शन विद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो लायबिलिटी है। बचा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिकली जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है दैट इज इक्विटी, एंड ऑब्वियसली जो डिविडेंड दिया जाता है वो इक्विटी पे दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस कर रहे हैं उसका लिंक जो है दैट इज विद इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि वो इक्विटी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि सर अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है और हम डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को देते हैं, एक हल्का सा एक सवाल, there's a question that comes sometime in students mind, that is कि sir then what is the difference between irredeemable preference shares and ordinary shares? इनमें फर्क क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं irredeemable preference shares इक्विटी है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो भी तो इक्विटी है। दोनों में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करता हूं तो ऑर्डिनरी शेयर्स में शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स नहीं होते। मजीद अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, उनको मिलने वाला डिविडेंड वेरिएबल होता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स होती है। उस डिविडेंड की परसेंटेज बेसिकली क्या होती है? फिक्स होती है। उसकी परसेंटेज फिक्स है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स में। खैर आगे चलते हैं। अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इसकी भी टाइप्स हैं फर्दर। इरिडीमेबल बेटा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कम्युलेटिव कहते हैं, दूसरे को हम नॉन कम्युलेटिव कहते हैं। अब ये कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में डिफरेंस क्या है? जस्ट अ मिनट। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव? असल में कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी के 2022 में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, इरिडीमेबल है, कम्युलेटिव है, यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन 2022। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 2022 के अंदर मान लेते हैं कि डिविडेंड नहीं देती, एंड इन 2023 अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो बेसिकली वो कंपनी आपको 2023 के अलावा 2022 का भी डिविडेंड देगी। यानी कि अनपेड पीरियड को कम्युलेटिव में काउंट किया जाता है। कम्युलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो अनपेड पीरियड होता है उसको भी काउंट किया जाता है। लेकिन अगर हम नॉन कम्युलेटिव की बात करें तो नॉन कम्युलेटिव के केस में जब भी डिविडेंड मिलेगा वो 1 साल का ही होगा। अगर किसी पीरियड में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो अनपेड पीरियड काउंट नहीं होता। नॉन कम्युलेटिव में अनपेड पीरियड काउंट नहीं होता, कम्युलेटिव के अंदर अनपेड पीरियड काउंट होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस एग्जाम के लिहाज से प्लीज सुन लें, एग्जाम में बेटा अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में आता है, कुछ भी मेंशन ना हो तो हमेशा कम्युलेटिव अज्यूम करेंगे। और कम्युलेटिव के केस में हमेशा आप ईपीएस कैलकुलेट करते हुए डिविडेंड को कैलकुलेट भी करोगे और प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस भी करेंगे, चाहे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या नहीं किया। इररिस्पेक्टिव जी, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है नहीं करती, आपको कम्युलेटिव इरिडीमेबल के केस में वन यू हैव टू कैलकुलेट द डिविडेंड, सेकंड यू नीड टू डिडक्ट एज वेल। ठीक है जी। नॉन कम्युलेटिव के केस में अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, एक तो क्वेश्चन में नॉन कम्युलेटिव लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था नथिंग इज मेंशन, तो कम्युलेटिव अज्यूम करेंगे।
सो अगर क्वेश्चन में नॉन कम्युलेटिव लिखा है तो नॉन कम्युलेटिव लेंगे, और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो नॉन कम्युलेटिव का हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, वरना कैलकुलेट नहीं होगा। अब बेटा इससे थोड़ा सा अगर आगे चलें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आपको पीएटी मिल जाएगा। अब बेटा अगर बात करें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की, आईएएस 33 के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो बेसिकली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की कैलकुलेशन के ऊपर है। अगर आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की कैलकुलेशन समझ में आ जाती है तो समझे 70 to 80% आपको आईएएस 33 आ जाता है, क्योंकि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की कैलकुलेशन में काफी ज्यादा वैरायटी है। इंशाल्लाह हम सारी वैरायटी को कवर करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू जरा सा देखते हैं कि यार हाउ डू वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल एक एपीएलसी ले लेते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, $50,000, पार वैल्यू जी $0.5, आज की डेट है 1/1/2022। कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स इन मार्च। यहां पर बेटा एक चीज सीख ले, नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। एक और ले लेते हैं, कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स इन लेट्स से सितंबर। ईयर एंड है जी दिसंबर 2022, और रिक्वायरमेंट है जी वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। Simply the requirement is we need to calculate weighted average number of ordinary shares. How do we calculate? Is very simple. सबसे पहले आप ओपनिंग शेयर कैपिटल लें, उसको पार वैल्यू से डिवाइड करें। याद रखिएगा बेटा, जब आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जब आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है। जब आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, लेट्स से दैट इज 1 लाख। अब अगर आप इसे देखें तो 1 जनवरी से लेके मार्च तक कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे। हम कैसे वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बेटा आपने ओपनिंग शेयर्स ले लिए, देन 3/12। असल में फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑर्गेनाइजेशन के पास, इस और कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स है। इसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी ने मार्च के अंदर क्या किया है, 50,000 शेयर्स इशू किए हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से 1 लाख शेयर्स है और वो कंपनी मजीद 50,000 शेयर्स इशू करती है, इट बिकम्स 1,50,000। अब बेटा आपने ये देखना है कि मार्च से लेके सितंबर तक का गैप कितने मंथ्स का है। तो अगर आप इस गैप को देखें तो ये 6 मंथ्स का गैप है, तो 6/12 प्लस। अब बेटा अगर सितंबर में देखें तो कंपनी ने मजीद एडिशनल 1 लाख शेयर्स इशू किए। जिस कंपनी के पास पहले से 1,50,000 शेयर्स थे, अगर वो कंपनी मजीद 1 लाख शेयर्स इशू करती है, इट बिकम्स 2,50,000। अब बेटा सितंबर से 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक जाते हैं, क्योंकि मजीद कोई शेयर्स इशू नहीं हो रहे। तो 30 सितंबर से अगर मैं दिसंबर तक जाऊं तो बेटा ये 3 मंथ्स होता है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आपके न्यूमिरेटर का टोटल आपका 12 मंथ से कम हो सकता है, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। 3 + 6 becomes 9 + 3 12। अब अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं, लेट्स सी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने आते हैं। 1 लाख को मैंने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 150 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2,50,000 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन 12 से डिवाइड कर दिया। ये बेटा मेरे पास आ रहा है 1,62,500। यार 1,62,500।
तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज 1,62,500 आ रहा है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आप देख सकते हैं दैट इज 1,62,500। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा ताकि थोड़ा सा आपको और आइडिया। लेट्स से APLC ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है जी 1 लाख, par value is 0.5 1/1/2022। लेट्स से इशूड शेयर्स हैं जी इशूड शेयर्स हैं 50,000 इन मार्च। मैं रिपीट करता हूं, नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। FR के लेवल पे ऐसा कभी कोई सवाल नहीं आता, किसी भी लेवल पे नहीं आता इनफैक्ट कि 15 डेज 14 डेज, हमेशा कैलकुलेशन एग्जामिनर मंथ्स में ही करवाता। मजीद देखते हैं जी, लेट्स से इशूड शेयर्स 1 लाख जून। लेट्स से इशूड शेयर्स 50,000 in September. Issued shares 50,000 in December. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा जो बच्चे हमारा लेक्चर लेट्स से यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और वेटेड एवरेज को खुद अटेम्प्ट करें और फिर उस अपने आंसर को हमारे आंसर के साथ मैच करें। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स ईयर एंड वही है जी दिसंबर 22। स्टेप 1 जी, ओपनिंग शेयर कैपिटल को अगर मैं पार वैल्यू से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 200,000। सो लेट्स कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स हैं बेटा 200,000। आई होप कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही ये देख रहे होंगे वीडियो। सो 1 जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने का गैप है। हम कह सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स तक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो शेयर्स थे वो 200,000 थे। फिर कंपनी ने मार्च में 50,000 शेयर्स इशू किए, तो 3/12। जिस कंपनी के पास पहले से 200,000 शेयर्स हैं, अगर वो 50,000 शेयर्स इशू करेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2,50,000। आपने एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन में गैप देखना है कितने मंथ्स का। मार्च से जून तक जाते हैं तो 3 मंथ्स का गैप है। फिर बेटा आप देखें जून में हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए। जून से पहले पहले कंपनी के पास टोटल 2,50,000 शेयर्स थे। अब जून में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मजीद इशू किए, इट बिकम्स 3,50,000। अब जून से सितंबर तक अगर आप काउंट करें तो 3 मंथ्स होते हैं। फिर सितंबर में 50,000 शेयर्स इशू किए। सितंबर के 50 से पहले पहले आपके पास टोटल 3,50,000 शेयर्स है। सितंबर के 50 ऐड करूंगा तो 400,000 हो जाएंगे 3/12। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप चेक करें कि क्या इंटरेस्टिंग चीज है। 3 3 3 एंड 3, इन चारों को हम ऐड करते हैं, इट बिकम्स 12। मैंने कहा था न्यूमरेटर का टोटल 12 मंथ से उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मसला है कि दिसंबर के अंदर मजीद 50,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, प्लस अगर कंपनी के पास पहले से 400,000 शेयर्स हैं, कंपनी मजीद 50,000 शेयर्स इशू करेगी तो इट बिकम्स 4,50,000। अब मसला है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का और हम 12 मंथ्स की कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे 0/12। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर का टोटल 12 महीने आ चुका है, 12 मंथ्स आ चुका है। तो या तो आप 450 वाली चीज ना लें, अगर लेंगे तो 0/12 करेंगे, जिससे होगा क्या कि इस पूरे का आंसर, जिसको मैंने सर्कल बनाया कि सर ये सर्कल लग नहीं रहा बेटा, आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, काम चला लें। तो 4,50,000 को 0/12 करेंगे, इट बिकम्स 0। अब अगर हम कैलकुलेटर यूज करें, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। बेटा 300,000 आ रहा है मेरे पास। आप भी बेटा अपने कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा।
मैंने 200,000 को 3 से प्लस 2,50,000 को 3 से और 350,000 को 3 से और 4 लाख को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड, जी 300,000 ही आ रहा है। अच्छा देखें, ये जो हमारा बेटा एक ओरिएंटेशन सेशन है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताना कि यार हमारा बेसिकली टीचिंग स्टाइल क्या होगा। मैंने आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर की, हम जो भी चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह जीरो से पढ़ेंगे, कीपिंग इन माइंड के स्टूडेंट के पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। बाकी जो इसका पेपर फॉर्मेट है यार, सेक्शन ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी, 30 मार्क्स के। फिर सेक्शन बी के अंदर OTQs आते हैं 30 मार्क्स से। सेक्शन सी 40 मार्क्स का होता है जिसमें एक्सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये सारी चीजें आप बहुत तमीज से आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे। हमारे इंटायर कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे इंटायर कोर्स के अंदर एक लेक्चर ऑन एवरेज आपको 45 मिनट्स का मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो मिलेंगे 127 मिलेंगे। लेकिन आपका जो कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 90 से 92 लेक्चर्स में खत्म हो जाता है। उसके बाद सारी प्रैक्टिस वीडियोस है, और प्रैक्टिस वीडियोस का जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली 25 से 30 मिनट्स के दरमियान है। उससे पहले हर वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ऑन एवरेज 45 मिनट्स का है। क्योंकि नॉर्मली अगर लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाए तो स्टूडेंट देन दे लूज इंटरेस्ट, वो वीडियो पॉज करके फिर आगे जाएंगे और सब कुछ। तो बेटा मैंने आपको थोड़ा सा अपना टीचिंग स्टाइल बता दिया है। बाकी मजीद डिटेल के लिए ऑफ कोर्स आप स्क्रिबर में हमारी एडमिन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मजीद इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। आपको अगर आप ये हमारा लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तो डेफिनेटली इसमें हमारा एडमिन का नंबर भी आ रहा होगा स्क्रिबर का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जी, मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे FR के कोर्स में एनरोल्ड हो। सीरियसली आपको इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर निकलेगा। तो आई वुड से बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और हमारा लेक्चर सुना। अस्सलाम वालेकुम।